हम्म। जी, एक एक मिनट जस्ट। हेलो। जी। अच्छा, तो इज द स्क्रीन विजिबल? जी। ठीक है। अच्छा जी, एम्पेयर्स लॉ के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग अभी। हम्म। दिस एड्स occurs on text you can select uh, और अच्छा, एम्पेयर्स लॉ क्या करता है? एक्चुअली ये लॉ जो है वो एक फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, तो दिस लॉ इज सही, राइट हैंड रूल पे बेस करता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल कहेंगे हम इसको, रूल को। ठीक है, प्रिंसिपल किस किस फील्ड के अंदर? इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के अंदर। अच्छा, ये बताता क्या है? ये बताता है दिस डिस्क्राइब्स द रिलेशन। ठीक है, द हम्म। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इट जनरेट्स। क्योंकि आपको पता है कि जब भी एक कंडक्टर में से करंट पास होता है तो वो हम्म। मैग्नेट बन जाता है, और कोई भी मैग्नेट होता है तो इसके आसपास सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड क्रिएट लगेगी। हो जाती है। ठीक है, हम्म। अब ये व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स अबाउट? इट स्टेट्स इट स्टेट्स हम्म। that the magnetic field around a closed loop is directly proportional। क्योंकि हमने अभी देखा कि एम्पेयर्स लॉ एक्चुअली रिलेशन क्लोज लूप क्या होता है? करता है। एम्पेयर्स लॉ जो है वो क्लोज किसको क्लोज लूप क्या डील होता करता है? है? एक मिनट बता रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन को डील कर रहा होता है। क्लोज लूप का मतलब ये है कि आपके पास एक तार है, उसको आपने ऐसे करके जोड़ दिया, कहीं से वो ब्रेक नहीं है, कहीं से वो ओपन नहीं है। ठीक है, करंट पास होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, और वो घूम के आएगा वापस यहाँ पर, आपके पास एक क्लोज लूप हो जाएगा। मुझे बताएं इसके। सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा। ठीक है, क्या? मतलब सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा, वो राउंड राउंड गोल गोल गोल। हाँ करंट बिल्कुल ऐसा ही, वो कहीं जो ब्रेक जैसा नहीं भी, होगा। वो जैसी भी शेप होगी, लेकिन वो क्लोज लूप होना चाहिए। ठीक है, सही। क्लोज लूप। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो जो आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, एक्चुअली वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ठीक है, और इनक्लोज। जो कि पास हो रहा है कहाँ से?
पासिंग थ्रू द लूप, पासिंग थ्रू द लूप। ठीक है। तो अगर हम एक बड़े सिंपल सही। वर्ड्स में बात करें, तो हम ये कहेंगे हमारे पास एक तार है, हमारे पास एक तार है। ठीक है। हम्म। और वो सही। तार में से अगर एक करंट पास हो रहा है, ठीक है, वो तार कहीं से सही। ब्रेक नहीं है, उसमें से एक करंट पास हो रहा है। ठीक है। जब हम ये कह रहे हैं कि उसमें सही। से एक करंट पास हो रहा है, तो उसके इर्द गिर्द क्या चीज बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैंने ग्रीन लाइंस बनाई है ना, ये आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे शो कर दी। ठीक है। तो सही। एम्पेयर्स लॉ हमें क्या बताता है? एक्चुअली ये हेल्प आउट करता है ये कैलकुलेट करने की कि स्ट्रेंथ उस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी होगी, या कितने अमाउंट ऑफ करंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। तो इट हेल्प्स, दिस लॉ, दिस लॉ हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बाय कंसिडरिंग व्हाट? बाय कंसीडरिंग। इलेक्ट्रिक आया। करंट, करंट पासिंग थ्रू द वायर। ठीक है। मतलब ये, इसको बेसिकली ये मेजरमेंट एक लॉ है कि मेजर करता है इलेक्ट्रिक इस फील्ड की लॉ, स्ट्रेंथ को, इस मैग्नेटिक फील्ड। रिलेशन के थ्रू हम, इस रिलेशन के थ्रू हम ये देख सकते हैं बेटा कि कितना करंट सप्लाई करने पर कितनी फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ हम्म। थी उस मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। सही है। अब ये, सही। इसको पढ़ने से हमें पता क्या चलेगा, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो ये अप्लाई होता है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन द मोटर्स। ठीक है। दिस, मोटर्स। यस, दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। हम्म। ठीक है। मोटर्स के अंदर होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पर्टिकुलर अमाउंट की फील्ड जनरेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक मोटर को रन करते हैं, किससे करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम्म। कितनी रिक्वायर्ड होगी ताकि हमारी डिजायर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सके? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, समझ आ गई? ठीक है। आप इससे बोलिए, क्या बोला आपने लास्ट देखिए, पॉइंट? देखिए जो मोटर है ना, मोटर है, मोटर को आप क्या देते हैं बेटा? हम्म। करंट देते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इनपुट क्या होता है उसका? हम्म। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। हम्म। ठीक है। तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली वो exactly. तो क्रिएट कितनी करनी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको रिक्वायर होगी, ठीक है, टू अचीव दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? ठीक है। तो कितना करंट हमें रिक्वायर होगा? क्लियर? बात समझ आ गई? सही। तो ये चीज आपकी उन तमाम चीजों में भी यूज हो सकती है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी होती है, लाइक फैंस। फैन में भी आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हो। जो उसमें वो वायरिंग हुई होती है पूरी कॉपर यस। की, वो जो दिखाता रेफ्रिजरेटर है के, वही होता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर भी हम करंट प्रोड्यूस करके, करंट को पास करवा के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक हम्म। और चीज, जनरेटर के अंदर भी हम, जनरेटर के अंदर भी हमारा ये लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है। राइट? क्यों? क्योंकि आपको राइट। जनरेटर क्या करेगा, कितना मैकेनिकल वर्क होगा, सही, ताकि उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी ज्यादा क्रिएट होगी। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर होता है। ठीक है। इन ट्रांसफॉर्मर्स, हम्म। सही, ट्रांसफॉर्मर्स सही। के अंदर भी होता है, जिसके अंदर आपको एक ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन को या ट्रांसमिशन को, इलेक्ट्रिकल पावर को आपने क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है।
अच्छा, एक और जगह सही। हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं एम्पेयर्स लॉ को, मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर। मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस। ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसे कहते हैं एमआरआई। अच्छा, MRI। एमआरआई, ठीक है, आपने सुना होगा यार, एमआरआई कराया हमने, जी इमेज हाँ। करवाया, ठीक है। उससे होता क्या है कि हम बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी इमेजेस लेते हैं, ठीक है। अब वो हम्म। इमेजेस लेते कैसे हैं, ठीक है, हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी होती है इन एमआरआई। इन एमआरआई, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड is required to be produced, required to be produced by supplying sufficient amount of current, by supplying जाहिर सी बात है ना, जितना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट देंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। amount of current, yes, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब तक हमने कोई मैथमेटिकल इसको देखा नहीं है, लेकिन हमने ये जरूर देख लिया कि ये चीज हमारी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस क्या अब होंगी? जी, अच्छा, ये लॉ हमें ये भी बताता है कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर छोटे छोटे पीसेस, कंडक्टर के अगर आप छोटे छोटे पीसेस कर दें, अगर आप छोटे छोटे पीसेस कर दें बेटा, तो आप मुझे बताएं कि उस करंट में से, उस सॉरी उस पीस उन पीसेस में क्या होगा कि आपका करंट जब पास हम्म। हो रहा होगा, तो हर उस पीस में जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसा ही है, हम्म। हम्म। ऐसा ही है ना, ठीक है। ऐसा ही। तो अब आप ये मुझे बताएं कि जब भी छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड को हमें जमा करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम समीशन करते हैं, क्या करते हैं, क्या समीशन करते समीशन करते हैं। समीशन का मतलब क्या होता है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, जमा करते हैं, इनको ऐड अप करते हैं, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं। हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम करना, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब सम क्या होता करना। है, सम करना। कम करना, ऐड करना, ठीक है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एम्पेयर्स लॉ है वो क्या है, एक इंटीग्रेशन का अमल को बयान कर रहा होता है, उस प्रोसेस को टेकअप कर रहा होता है, ठीक है। सही। क्लास खत्म होने में 5 मिनट रह जाए ना तो मुझे बता दीगा। जी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका एम्पेयर्स लॉ है, ये इट इज एक्चुअली द लाइन, द इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक हाँ दला। फील्ड। इंटीग्रल का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी का कि मतलब एडअप क्या करना, होगा, सम समीशन, सबमिशन करना। ठीक है। द हम्म। इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से शो करते हैं, और ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, अराउंड आ क्लोज्ड, अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, सही। विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, ये क्या म्यू टाइम्स है, जरा इसके ऊपर बात करते हैं। म्यू टाइम्स द टोटल, कहीं कहीं पे उसको म्यू नॉट भी बोला हुआ है। जी, म्यू नॉट ये बोला है। म्यू नॉट भी बोलते हैं ना उसको। जी, म्यू नॉट द टोटल करंट आई पासिंग
थ्रू द क्लोज्ड पाथ या थ्रू द लूप, क्लोज लूप। ठीक है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम इसको क्या कहेंगे कि एक्चुअली आपका ये क्या है, ये आपका एक समेशन है जो कि बराबर है म्यू नॉट टाइम्स करंट के। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, हम्म। ठीक है। वेयर म्यू नॉट इज, व्हाट इज म्यू नॉट हेयर, इज अ परमीएबिलिटी। व्हाट इज दिस? परमीएबिलिटी। ठीक है। तो तो इस म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इट्स बेटर टू कॉल इट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। परमिएबिलिटी। ठीक है। अच्छा, ये होती क्या है? ठीक है, ये होती क्या है? ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी हम्म। होती है। ठीक है। मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द property of a medium, the property of मीडियम। ठीक है। या नेचर ऑफ द मीडियम, हम ये भी कह सकते हैं द, सॉरी, और द नेचर ऑफ, द नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है। राइट। हम्म। जो कि क्या कहलाता सही। है? विच इज, विच रेफर्स द मेजर, मेजर ऑफ, कि कोई चीज, कोई मटेरियल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवा रहा है। ठीक है। which refers सही। the measure of how easily, how easily magnetic fields, how easily magnetic fields, how easily magnetic fields can pass through a material। फ्री स्पेसिस भी है इसका। ठीक है। तो तो फ्री से स्पेसिस भी निकालता है ना। तो ये आपकी म्यू नॉट कहलाती है। ठीक है। सॉरी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाती है। स्पेशली हम म्यू नॉट यूज करते हैं फॉर द फ्री स्पेस। ठीक है। म्यू नॉट is magnetic permeability of, magnetic permeability of free space, magnetic permeability of free space। ठीक है। राइट। सही। तो यहाँ पे परमीएबिलिटी यूज का मतलब ही यही है, द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम और द नेचर ऑफ मीडियम विच जी रेफर्स एग्जैक्टली। पूरी सारा। सही। सही। ठीक है। तो हमने अभी ये बात तो देख ली कि अच्छा, एक हर मटेरियल की परमिएबिलिटी जो है वो अलग, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अलग अलग होगी। ठीक है। राइट। तो अगर हम ये बात सही। करें
कि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी एक्चुअली हम कहते हैं रेशियो ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है भाई। रिलेटिव परमिएबिलिटी is the ratio of permeability of a material, permeability of a material. Relative permeability is the ratio of permeability of a material to परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। फ्री स्पेस से हम उसकी वैल्यू को कंपेयर करवाते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू रेशियो निकलता है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिएबिलिटी, मटेरियल टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हम इसको मैथमेटिकली वी कैन राइट कि रिलेटिव परमिएबिलिटी कैन बी रिटन एज म्यू आर। इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। म्यू नॉट की जगह वहाँ म्यू आर लगा देते हैं बस हम। जी एग्जैक्टली exactly. ठीक है। तो अगर हम कुछ हाई परमिएबिलिटी मटेरियल्स देखें, अगर हाई परमिएबिलिटी मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं। हाई परमिएबिलिटी मटीरियल्स। मटेरियल आर, वो कौन कौन से मटेरियल जिनकी परमिएबिलिटी हाई होगी, तो वो है सॉफ्ट आयरन। ठीक है। उसकी है अप्रोक्सीमेट 6.3 इंटू 10 to the power -3। सही। ठीक है। तो हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। ओके। सही। तो मेरी बुक में परमिएबिलिटी का इतना फॉर्मूला नहीं है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ओवर ठीक है, परमिएबिलिटी कोई ओवर बात नहीं। खैर है। अच्छा, इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। कोई ऐसा मटेरियल जिसकी और परमिएबिलिटी ज़्यादा हो, लाइक कार्बन स्टील है। ठीक है। इसकी परमिएबिलिटी इट कुड बी अराउंड 1.26 इंटू 10 to the power -4 हेनरी पर मीटर। ओके। ठीक है। सुपर अच्छा, ये कंडक्टर्स। परमिएबिलिटी वाली कौन सी वाली रिलेटिव जी जी परमिएबिलिटी जी, है? ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है। ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से, तो हम उस मटेरियल की परमिएबिलिटी पता कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि हम रिलेटिव को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है। सही। अच्छा, आप मुझे परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस की वैल्यू बताएंगे आपकी बुक में जो उन्होंने लिखी हुई है। 4 पाई एक्सपोनेंट -7। ठीक है, गुड। तो फ्री स्पेस में जो आपकी परमिएबिलिटी होगी 4 पाई एक्सपोनेंट -7। हेनरी पर मीटर। ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल बी, कैपिटल ए, अच्छा इनवर्स ठीक है, ओके। ओवर एम। वेबर वेबर पर एम्पेयर इंटू मीटर, ये लिखा हुआ है।
जी। बी भी है डब्ल्यू के साथ। क्या है वेबर चीज है? बी। डब्ल्यू के साथ बी भी है, वेबर मतलब वी बी। अच्छा डब्ल्यू बी। वेबर, ठीक है, ओके फाइन, ये लोग वेबर को इस तरह यूज करें, दैट्स फाइन। ठीक है, क्लियर। सही। सही। अच्छा, अब इसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है एम्पेयर्स लॉ की, वो हमें एक दिखता है। सबसे पहली एप्लीकेशन होती है सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड। ये भी वो वायर ही होती है, इसके हम्म ऊपर हम किसी चीज के ऊपर वायर अगर हम लपेट दें तो सोलेनॉइड हम्म। कहलाती है। और अच्छा, किसी किसी अगर हम हम हॉलो मटेरियल शेप पे। में घुसा दें तो टॉरॉइड। सही है। तो सोलिनॉइड हम्म। इज एक्चुअली, सोलिनॉइड क्या बन होता क्या है एक्चुअली? सोलिनॉइड, सोलिनॉइड हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम हो सकता है, डिवाइस कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, राइट। हम्म। तो कॉइल भी कह सकते हैं, वाउंड जी जी, टाइटली कॉइल सोलिनॉइड, ऑफ। सोलिनॉइड एक खुद कॉइल का नाम है, ठीक है। तो सोलिनॉइड, ठीक है। सोलिनॉइड एक्चुअली क्या है? अ टाइप ऑफ, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ, सही। क्या होती है? दैट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल, ठीक है, ऑफ अ वायर, ऑफ अ इसको मैं वायर। अपनी ओन वर्डिंग में अपनी शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, मसला तो नहीं है ना, बुक जी का जी लिखना जी, जरूरी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। जो कि रैप्ड हुई भी होती है, एक रैप्ड अराउंड अ सिलेंड्रिकल कोर, सही। कोर, ठीक है, राइट। तो आपके पास एक डायग्राम होगी सोलिनॉइड की। हम्म। है। मैंने पिक्चर्स भेजी हुई हैं आपको। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कोर का लफ्ज आया हुआ है, कोर का, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोर। सही। तो वो। ये कोर है ना यहाँ पर, ये कोर रेफर कर रहा है, कोर रेफर्स द मटीरियल, रेफर्स द मटीरियल, ठीक है, इनसाइड, इनसाइड द कॉइल ऑफ वायर। सही है, सही। सही। और ये कोर भी खुद कैसा हो सकता है? ये जो कोर है, ये कोर किस किस तरह का हो सकता है? ये आपका एक तरह से मैं कहूंगा कि ये एयर भी एक कोर ही है। सही है। क्योंकि अगर आप एक खाली तार को यूं करके लिपेट दें तो उसके इर्द गिर्द अंदर जो है वो क्या चीज़ है? अंदर क्या होगी? एयर पार्टिकल्स होंगे। क्लियर, ये भी एक कोर कंसिडर होगा, हम्म। तो क्लियर। ठीक है। तो आपका कोर एक, आपका क्या है, एयर भी कंसिडर हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है। और ये एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल भी हो सकता है, लाइक प्लास्टिक, ठीक है, नॉन कंडक्टिव। सही है, सही मतलब बस वही, अगर कुछ भी नहीं है तो हवा है इसके अंदर तो वो भी कोर सकते हैं हम, कोई चीज के अंदर डाल दें, कोई एग्जैक्टली, तार, जी कोई बिल्कुल, लोहे का ठीक पीस है, तो वो कोर बन जाएगा। क्लियर। तो वो आपका एक कंडक्टर, नॉन कंडक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके सही। मतलब इसमें याद रखिएगा कि अगर कंडक्टर होगा तो उसका क्या फायदा है, क्योंकि यूज पे डिपेंड करता है ना, आप बनाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि व्हाट डू यू वांट टू मेक यूजिंग दिस सोलेनॉइड, ठीक है। हम्म। तो जैसे अगर हम एयर को एज अ कोर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कहीं हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन चाहिए,
जहाँ पे मैग्नेटिक जो है वो इंटरफेरेंस कम हो, तो वहां हम एयर को एज अ कोर लेते हैं। ठीक है। अच्छा। सही है। एयर को हम कोर कब लेंगे? सही। जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस हो। ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है वो बहुत मिनिमम हो। ठीक है। सही। और नॉन कंडक्टिव जो आपके मटेरियल्स होते हैं वो वहाँ एज अ कोर उस वक्त यूज होंगे जब आपको कुछ ऐसे एडी करंट्स, जो लॉस लॉस ऑफ या लीकेज करंट होते हैं, उनको कम करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। तो हम ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल एज अ कोर कब यूज करेंगे? यूज व्हेन यूज्ड व्हेन यूज्ड व्हेन टू रिड्यूस एडी करंट, और लीकेज करंट। ठीक है। और लीकेज करंट। ठीक है। मेरी बात आई थिंक सही। समझ आ गई होगी आपको। ठीक है। क्लियर। मैंने सही। एक रोबोट बनाया था, तो उसके अंदर भी मैंने एक सोलेनॉइड किकर बनाया था, फुटबॉल किकर। जो फुटबॉल को, जो बॉल को या कोई भी बॉल है उसको किक करेगा, तो मैंने एक सोलेनॉइड के थ्रू हिटर बनाया था जो हिट करेगा उसको, या आप उसको समझ लें किकर कहते हैं। तो उसके अंदर मैंने व्हाट आई डिड कि मैंने एक टेफलॉन का मटेरियल लिया था। टेफलॉन का जो है वो आपका एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है, और उसके अंदर सही। मैंने टेफलॉन को होल करवाया था। ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट हेयर। मैंने ये इस तरह करके फॉलो, इस तरह करके एक टेफलॉन का पाइप लिया, और इसके अंदर मैंने एक आयरन की रॉड बना दी थी। ठीक है। आयरन की, सही। माइल्ड स्टील की, सॉरी सॉरी, बनाई थी माइल्ड स्टील। ठीक है। आयरन क्यों नहीं यूज किया था, ये भी एक अलग स्टोरी है, क्योंकि वो मैग्नेटाइज तो हो जाएगा, ठीक है, जब उसमें करंट पास होगा, बट वो डीमैग्नेटाइजेशन जो है ना, उसकी स्ट्रेंथ बहुत वीक थी। सही, वो बहुत देर में जाके डीमैग्नेटाइज होगा। माइल्ड स्टील, मैंने एमएस रॉड यूज की थी यहाँ पे, एमएस रॉड, माइल्ड स्टील, माइल्ड अच्छा। स्टील। ठीक है। तो ये डीमैग्नेटाइज भी जल्दी हो जाता है, मैग्नेटाइज क्विकली, मैग्नेटाइजेस एंड डीमैग्नेटाइजेस क्विकली, डीमैग्नेटाइजेस क्विकली। क्लियर है बेटा? समझ आ गई? सही। ठीक है। जी। तो यहां तक आपको आई थिंक सोलेनॉइड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, एक कोर होती है, कोर क्या क्या हो सकता है वो बता दिया आपको मैंने। ठीक है। क्लियर। सही। ओके। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो एम्पेयर्स लॉ है वो किस तरह अप्लाई हो सकता है? अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके ऊपर हम वायर की, हमने यूं करके रैपिंग की होगी, रैप किया होगा मैंने, सही। ये रैप कर दी। अब हम जब इसमें से करंट पास करेंगे, ठीक है, करंट कहाँ से पास, कैसे पास करते हैं भाई? आप कोई ना कोई एनर्जी सोर्स लगाएंगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स होगी। बात समझ आ रही है? हम्म। ठीक है। तो जब आप करंट पास जी। करेंगे तो इस तार में से जब करंट पास होगा, ठीक है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड, विल बी प्रोड्यूस अराउंड दिस कॉइल। ठीक है। बेटा हम्म। सही हो रहा है? तो अब आप मुझे बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड जी। जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ द करंट दैट इज पासिंग थ्रू। सही है। जी। अच्छा, ऐसा। जितनी ज्यादा मैं तार को रैप करूंगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, यानी कि जनरेट हो। हमारे नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है। राइट। जी। जितनी लंबी तार हम यूज करेंगे उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। राइट। क्लियर? जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही बात। और हमें एम्पेयर्स लॉ के बारे में क्या पता है कि वो बराबर है बी, सॉरी, सोलेनॉइड के अंदर फिर हम इन तमाम चीजों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर शुरू करेंगे, क्लास खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट भी नहीं हो। ठीक है। अच्छा। चलिए, सही है। ठीक है, आई विल शेयर इट द रिकॉर्डिंग विद यू। ओके। सही। सही। नेक्स्ट क्लास पे बैठ संडे को। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।
ओके।